बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं या यूके आ रहे हैं, जिनका वीज़ा फ़ाइल हो चुका है या फिर अभी वीज़ा फ़ाइल करना है उन्होंने, या नेक्स्ट भी जो लोग आने वाले हैं उनके लिए होम ऑफिस ने कुछ गाइडेंस दी है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं और होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उस government.uk की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ जिसमें वो गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, गाइडेंस हेल्थ एंड केयर वीज़ा गाइडेंस एक्सेसिबल वेरिएंट अपडेटेड 11 मार्च 2024। ये गाइडेंस जो है बेसिकली 11 मार्च 2024 को ही अपडेट हुई है और 11 मार्च को ही जो है डिपेंडेंट्स क्लोज किए उन्होंने। तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दी है केयर वर्कर वीज़ा पे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या गाइडेंस है। This guidance is intended to provide information on the health and care visa. The health and care visa is a part of the skilled worker visa. This guidance came into force on 15 February 2021। कहते हैं कि ये जो गाइडेंस है हेल्थ केयर वीज़ा के रिलेटेड, ये पहले भी 2021 में इस पे जो है वो चेंजेस किए गए थे। उसके बाद ये अब 11 मार्च को न्यू चेंजेस किए गए हैं हेल्थ एंड केयर वीज़ा के रिलेटेड। और साथ ये भी बता रहे हैं कि हेल्थ एंड केयर वीज़ा जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा का पार्ट है। As the health and care visa currently forms part of the skilled workers, anyone wishing to apply for the health and care visa must meet all of the requirements for the relevant route. For further information, see paragraph 4 for the guidance. वो कहते हैं कि जो भी बंदा हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए अब अप्लाई करेगा उसके लिए जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना ज़रूरी है। वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ पैराग्राफ 4 पे। तो पैराग्राफ 4 पे जाने से पहले पैराग्राफ 3 जो है वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने डिफरेंट जॉब कोड्स बताए हैं कि कौन कौन से कोड्स हैं। जो भी लोग हेल्थ केयर वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं ये फील्ड्स उनके लिए अवेलेबल हैं। फिर ये काफ़ी सारे कोड्स हैं, आप देख सकते हैं वन बाय वन। तो मैं इनको मेंशन नहीं करूँगी लेकिन मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक करें तो ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप सारी फील्ड्स चेक भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें नर्सेज, मिडवाइफ, सोशल वर्कर्स, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन सारे आ जाते हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने दो कोड्स मेंशन किए हैं 6145 एंड 6146, जिसमें केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर्स के ये कोड्स हैं जिनके डिपेंडेंट्स क्लोज हुए हैं। इसके हवाले से भी काफ़ी लोगों के सवालात थे कि इनको ऑक्यूपेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है क्या। तो ये आप देख सकते हैं ये कोड अभी भी स्टिल मेंशन है। तो इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताती चलूँ कि ये जो कोड है 2442 ये सोशल वर्कर्स का है। सोशल वर्कर बेसिकली ये भी केयर वर्कर की ही फील्ड में आते हैं लेकिन इनसे थोड़ा सा अप लेवल के होते हैं। अगर आपके पास केयर वर्कर का एक्सपीरियंस है या वो लोग जो यूके के अंदर मौजूद हैं या फिर जो यूके से आउट ऑफ यूके हैं तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स के साथ सोशल वर्कर वीज़ा पे आ सकते हैं यूके। और जो यूके में ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप यूके में रह सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ। तो इसी के साथ पैराग्राफ 4 भी मेंशन है। पैराग्राफ 4 आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट सेट आउट ऑन दिस गाइडेंस, applicants for the health care and care visa will need to meet all relevant criteria for skilled workers. These requirements are set out in the immigration rules at appendix skill workers and appendix skill occupation including।
तो कह रहे हैं कि स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना आपका ज़रूरी है। वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? अ रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट्स टू वर्क फॉर अ यूके एम्प्लॉयर दैट्स बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। तो पहली रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकता है वो एप्लीकेंट्स जिसके एम्प्लॉयर जो है होम ऑफिस ने ऑलरेडी जिसको अप्रूव किया हो, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे वो बता रहे हैं एप्लीकेंट्स विद द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर ऑक्यूपेशन कोड 6145 केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स एंड 6146 सीनियर केयर वर्कर्स मस्ट वर्क फॉर अ CQC regulated employer where an applicant has already been issued a visa to the work for an employer which is not registered with the CQC under the rule in place before 11th March 2024, they can extend their permission with the same employer. इसमें वो बता रहे हैं कि जो लोग कोड 6145 या कोड 6146 के अंडर आते हैं उनकी जो है कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए CQC के साथ, मस्ट। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी यूके में इस वीज़ा पे मौजूद हैं, अगर उनकी कंपनी CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं भी है तो उन पे ये इम्पेक्ट नहीं करेगा। यानी 11 मार्च 2024 से पहले जो लोग इस वीज़ा पे ऑलरेडी मौजूद हैं वो अगर CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उन पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। दे कैन एक्सटेंड देयर परमिशन विद द सेम एम्प्लॉयर, और इवन अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना वीज़ा सेम एम्प्लॉयर के साथ, यानी स्विच ना करें, किसी और एम्प्लॉयर के पास ना जाएं, स्विच ना करें, तो अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं फिर भी CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वो बताते हैं वेयर एन एप्लीकेंट हु ओरिजिनली अप्लाइड बिफोर द रूल्स चेंज्ड मूव टू एन अदर स्पॉन्सर, द न्यू स्पॉन्सर विल नीड टू मीट द CQC रिक्वायरमेंट्स। यानी वो एप्लीकेंट जो अपना वीज़ा स्विच करता है किसी और इवन अगर वो 11 मार्च से पहले जिस कंपनी के साथ है वो CQC से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो 11 मार्च के बाद अपना एम्प्लॉयर चेंज करता है तो फिर उसकी कंपनी जो है वो CQC के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल दे हैव बीन ऑफर्ड इन द यूके। यानी आपको जो रोल दिया जा रहा है जिसके लिए आपको ऑफर की जा रही है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको दिया जा रहा है, वो रोल मेंशन होना ज़रूरी है। यानी जिस भी रोल के लिए आप आ रहे हैं वो रोल मेंशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अ रिक्वायरमेंट टू बी टू डू अ जॉब दैट्स ऑन द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल ऑक्यूपेशंस। यानी वो जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो जॉब जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आनी चाहिए, वो जो कोड्स मैंने आपको दिखाए हैं उन कोड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स टू बी पेड अ मिनिमम सैलरी, हाउ मच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क द एप्लीकेंट्स डज। नेक्स्ट ये सैलरी के हवाले से भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें कोई चेंजेस हुई या नहीं हुई। तो केयर वर्कर के लिए सैलरी में कोई चेंजेस नहीं हुई, अगर 26,000 थी तो 26,000 ही रहेगी। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं केयर वर्कर्स की जॉब्स में, तो उनकी सैलरी भी पर डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है जो सीनियर केयर वर्कर होगा या फिर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, जो असिस्टेंट केयर असिस्टेंट होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ये मीट करनी चाहिए। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो मज़ीद बनाऊंगी जिसमें मैं सैलरी के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, स्किल वर्कर्स की भी और केयर वर्कर्स की भी। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आ रिक्वायरमेंट टू बी एबल टू स्पीक रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश एट द रिक्वायर्ड लेवल। तो अब उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन कर दिया है कि उसको जो भी एप्लीकेंट आ रहा है उसको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, जो भी उसका लेवल रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, यानी इतनी स्पीकिंग उसको आनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों भी यहाँ पे एक केस बना है कि एक ओल्ड वुमेन थी जिसकी डेथ हो गई है केयर होम में, क्योंकि जो उसकी केयर टेकर थी उसको प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी और ना ही वो समझ सकती थी, जिसकी वजह से वो उसके साइन को समझ नहीं सकी। तो इस वजह से उन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को भी ज़रूरी कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे उन्होंने एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि एम्प्लॉयर्स के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। तो इसको मैं आपको सिंपल इसको समराइज़ करके बता देती हूँ कि उन्होंने इसमें ये बताया है कि आप जो है एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इसमें एम्प्लॉय की ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करें।
जिसमें एविडेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स के हवाले से, और बाकी भी सारे प्रूफ्स जो है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वीज़ा फ़ी रिडक्शन के हवाले से है कि वीज़ा की फ़ी कितनी होनी चाहिए। तो पिछले दिनों बहुत सारे लोग का ये सवाल था कि इसकी भी फ़ी जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, तो उन्होंने इसकी फ़ी इंक्रीज़ नहीं की। ये भी आप पूरा पैराग्राफ है पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको वन बाय वन पढ़ के सुनाऊंगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।